माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स के क्लास में आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, पहले देखेंगे इसके बाद से ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन क्या है। कि जब पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों का निर्माण जंतु तथा वनस्पति के अवशेषों के करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी में दबे रहने से जो ईंधन बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जितने जीव जंतु थे, जंगल थे, वो पृथ्वी के उलट पलट होने के कारण पृथ्वी के तल के नीचे जाकर दब गए और वहीं अब घटित होकर उसमें सड़ गल गए और ईंधन का रूप ले लिए। और उसी को हम लोग खानों से जब निकालते हैं तो उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। तो यही सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। मृत जानवरों एवं वनस्पतियों के लंबे समय तक पृथ्वी में दबे रहने के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का उपयोग करने से क्या लाभ है तथा क्या हानियां हैं। तो इसमें हम लोग पहले लाभ को देख लेते हैं कि सौर कुकर के उपयोग जब हम लोग करते हैं तो पहला इसका बेनिफिट है कि यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है लेकिन हमारे भोजन को पकाता है। पहला इसका बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट है इसके लिए हमें कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता है, मतलब पैसे हमारे खर्च नहीं होते हैं सौर ऊर्जा से। तीसरा है इसका उपयोग आसान और सरल है। चौथा है सौर कुकर द्वारा बनाए गए भोजन में पौष्टिक तत्वों का क्षय नहीं होता है। जो पौष्टिक तत्व रहते हैं वो विद्यमान रहते हैं। ये मतलब सौर कुकर से ये जो बेनिफिट था ये हो गया। अब इसका हार्म क्या है, इसका नुकसान क्या है, कमियां क्या है इसमें, इसको देखते हैं। तो पहला है इसमें खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है। सौर कुकर में खाना बनाने में टाइमिंग का जो है वो ज़्यादा लगता है। दूसरा है बादल युक्त दिन में सौर कुकर से खाना बनाने में अत्यंत कठिनाई होती है। यानी जब बरसात का मौसम आता है या कुहासा का मौसम रहता है, आकाश में बादल छाए रहते हैं, उस समय बहुत तकल्लुफ़ होती है खाना बनाने में। अगला है चपाती या भुना जाने वाला भोजन सौर कुकर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे रोटी है या किसी चीज़ को भूनना हो तो ये सौर कुकर में नहीं बनता है। नेक्स्ट है हमेशा सौर कुकर को सूर्य की दिशा में घुमाकर रखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा सौर ऊर्जा वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? और मानते हैं तो क्यों? और नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं? तो देखेंगे इसका आंसर। सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसके निम्न कारण है। पहला कारण है हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सीएनजी से अधिक होता है। दूसरा इसका कारण है सीएनजी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है लेकिन हाइड्रोजन परंपरागत स्रोत नहीं है।
तीसरा अंतर है सीएनजी ग्रीन हाउस गैस है जबकि हाइड्रोजन नहीं है। चौथा आंसर है सीएनजी के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जबकि हाइड्रोजन के जलने पर कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती है। तो इसी कारण से रॉकेट ईंधन में हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो ये तुलना हो गया हमारा सीएनजी और रॉकेट ईंधन में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी 2.42 होता है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखती है? पानी में डाली हुई छड़ी अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखती है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होती है? तो सामान्य नेत्र से जो हम देखते हैं उसका दूर बिंदु अनिश्चित होता है, यानी अनंत तक हम देख सकते हैं। मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.3 सेंटीमीटर। आँख का व्यवहार कैसा होता है? तो आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। जिस तरह उत्तल लेंस होता है वैसे ही हमारे आँख में भी उत्तल लेंस होता है। कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जिसे C से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हमारे घरों में बिजली से जो बल्ब जलते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। लंबी आयु के लिए बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? लंबी आयु के लिए यानी वैसा बल्ब जो लास्ट तक, मतलब लॉन्ग लास्टिंग जिसका हो, ज़्यादा समय तक चले, तो वैसे बल्ब की थोड़ा कीमत अधिक होता है और गारंटी में भी मिलता है वो। तो उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, यानी 50 Hz से हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जैव मात्रा है, जिसको हम लोग बायोमास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखे, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे उनका भी एजुकेशनल हेल्प इजली वे से हो सके। और
जहाँ भी रहिए, तैयारी आप लोग कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में है, 2-3 बार इसको सुनते रहिए। इससे क्या होगा कि आप कुछ चीज़ें रिमेंबर होकर हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है, तो याद हो जाता है। और कुछ चीज़ हम भूलते हैं तो फिर उसका रिपीटेशन होता रहेगा, तो हम लोग ईज़िली वे से अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम इस क्लास को ओवर करते हैं और मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल।